हमारे पास टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ मोल्टन साल्ट का। आमतौर पे ये एक साल्ट होता है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे आप लोग उसे हीट करते हैं अपने मेल्टिंग पॉइंट पे जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और मेल्टिंग पॉइंट से लेके वो बॉइलिंग पॉइंट तक लिक्विड में रहता है और वही उसकी लिक्विड रेंज होती है। और इस तरह के जो साल्ट होते हैं उन्हें हम लोग मोल्टन साल्ट का नाम देते हैं और उसको हम लोग लिक्विड स्टेट में एक सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली हम लोग इसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ऐसे सॉल्वेंट भी होते हैं, बहुत से ऐसे साल्ट भी होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं। उन्हें हम लोग आयनिक लिक्विड्स का नाम देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे साल्ट मेजोरिटी जो होते हैं हमारे पास वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप लोग इसे हीट करते हैं अपने मेल्टिंग पॉइंट पे जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। और जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो उन लिक्विड्स को हम लोग एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मतलब जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है लिथियम फ्लोराइड की, इसका मेल्टिंग पॉइंट 845 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट 1680 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका मतलब है कि आप लोग 845 से लेके 1680 तक इसे लिक्विड के तौर पे एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल इसकी रेंज बनती है 835 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह हमारे पास सोडियम फ्लोराइड है और हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और भी बहुत सारी एग्जांपल्स उसने बुक पे दी हुई हैं। इन तमाम साल्ट को आप लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हमारे पास जो जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्योंकि हम लोग अगर कोई रिएक्शन करवाना है आपने 120 से या 130 या 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाना है तो डेफिनेटली आप लोग एक्वस सॉल्वेंट नहीं करवा सकते। तो उसके लिए हमें कोई और सॉल्वेंट इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम लोग उस रेंज में जाके कोई ना कोई सॉल्वेंट देखते होते हैं जो लिक्विड रेंज में आ रहा होता है। तो उसके लिए हमारे पास और मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है, इस तरह के और सॉल्वेंट आ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने रिएक्शन ही जाके इस रेंज में करवाना है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो सॉल्वेंट हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। तो वहाँ पे हमें मॉल्टन साल्ट का यूज़ करना पड़ता है। और ये सॉल्वेंट होते हैं हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। बहुत से रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो विगरस होते हैं और आमतौर पे सॉल्वेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन ये वाले जो सॉल्वेंट होते हैं वो इस तरह का काम नहीं करते। और इनके अंदर एनायन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हमारे पास HCl है, जो कंसनट्रेटेड HCl हमारे पास पड़ा होता है रूम टेम्परेचर पे, उसके अंदर जो क्लोराइड आयन होते हैं उनकी कंसनट्रेशन 12 मोलर पर DM³ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारे पास एक्वस के अंदर HCl है जो हमारे पास लेबॉर्ट्री में पड़ा होता है, कंसनट्रेटेड होता है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कंसनट्रेशन। वहाँ पे क्लोराइड आयन की कितनी होती है, 12 मोल पर DM³ होती है। लेकिन अगर हम लोग लिथियम क्लोराइड हमारे पास साल्ट है उसको आप लोग मेल्ट करें और लिक्विड में कन्वर्ट करें तो उसके अंदर जो क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन है वो 35 मोल पर DM³ है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास है हाई कंसनट्रेशन ऑफ एनायंस। हमारे पास अगर एक्वस में आपने लिया था तो ये वाला एनायन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 मोलर था। लेकिन जब आपने मॉडर्न साल्ट में ले लिया उस वक्त ये वाला एनायन हमारे पास वही क्लोराइड आयन कितना है, 35 मोल पर DM³ है। हमारे पास ये मॉडर्न साल्ट होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको तैयार करने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो डेफिनेटली उनके लिए हमारे सॉल्वेंट भी ऐसा चूज़ करना पड़ता होता है जिसकी लिक्विड रेंज उसके अंदर हो। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल दिया ग्लास वगैरह है, इसको हम लोग मॉडर्न साल्ट के अंदर प्रिपेयर करते हैं। दूसरे नंबर पे बहुत सारे हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं। जिस तरह हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वगैरह हैं तो वहाँ पे हमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट को यूज़ करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरे तीसरे नंबर पे हमारे पास है कि बहुत से वोलेटाइल प्रोडक्ट्स जो है उसको आप लोग इसके अंदर तैयार कर सकते हैं। अगर इनकी कंडक्टिविटी चेक की जाती है तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी आपने देखा कि इनके बहुत ज़्यादा होते हैं और लार्ज टेम्परेचर रेंज होती है 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक इतनी होती है। और ये अपने अंदर बहुत सारे साल्ट्स को, बहुत सारे लिक्विड्स को अपने अंदर हल कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है।
अब नेक्स्ट हमारे पास है इसकी क्लासिफिकेशन। मोल्टन साल्ट को हम लोग दो तरह के ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहले को हम लोग ग्रुप 1 और दूसरे को हम लोग ग्रुप 2 कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देख के हम लोग ये क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं कि बहुत से हमारे पास जो अल्कली हैलाइड्स होते हैं उसको वो ग्रुप 1 में रखते हैं, इसके अलावा जो बाकी होंगे ठीक है उसको वो ग्रुप 2 के अंदर रखते हैं। और आमतौर पर हमारे पास जो ग्रुप 1 होता है इसके दरमियान जो फोर्सेज होती हैं वो कौन सी होती हैं? आयनिक फोर्सेज होती हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड वगैरह एग्जिस्ट करते होंगे। और जब इसको आप लोग मेल्ट करते हैं तो इतनी ज़्यादा चेंजिंग इसके अंदर नहीं आती, लिटिल चेंजेस ऑन मेल्टिंग है। और दूसरे नंबर पे जब आप लोग इसको हीट करते हैं, मेल्ट करते हैं, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 से 4 तक डिक्रीज़ होता है। मतलब हमारे पास सॉलिड फॉर्म में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो वो जब मेल्ट करते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है उसका? 4 तक हो जाता है। और उसके बाद इसका जो ऑर्डर होता है, जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो वाला इसका क्रिस्टल्स का जो ऑर्डर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जो लोकल ऑर्डर होता है वो स्टिल वहाँ पे हमारे पास रहता है। और ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और वहाँ पे अगर आप लोग क्रायोस्कोपी के लिहाज से देखें तो इनका बिहेवियर हमारे पास नॉर्मल होता है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप लोग ग्रुप 2 को देखते हैं, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग वगैरह कोवलेंट फोर्सेस होती है। और जब इसको मेल्ट करते हैं तो वहाँ पे डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और इवन कि इनकी ऑटो आयनाइजेशन भी कुछ इस तरह से होती है, इस तरह ये मरकरी के हैलाइड्स हैं, वो हमारे पास यहाँ पे पहले नंबर पे इसमें कन्वर्ट होगा, साथ ये वाला ये इसका एसिडिक पार्ट होगा और ये वाला उसका बेसिक पार्ट होगा। इस तरह से हमारे पास अगर नाइट्रेट है तो वो NO2 पॉजिटिव में और O2 नेगेटिव 2 में कन्वर्ट होता है। ये इसका एसिडिक पार्ट है और ये कौन सा होता है? उसका बेसिक पार्ट होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लोग कौन कौन से मेथड से मॉल्टन साल्ट को स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्रायोस्कोपिक मेथड है। अगर वो सॉल्वेंट रोल्स लॉ को फॉलो करे और सल्यूट हेनरी लॉ को फॉलो करे, देन उस सूरत में आप लोग उसके ऊपर वेंट हॉफ रिलेशन जो है वो वाला अप्लाई कर सकते हैं। क्रायोस्कोपिक मेथड वो होते हैं जिसमें आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन को नोट करते हैं। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मालूम करने का एक मेथड होता है, उसे हम लोग क्रायोस्कोपिक मेथड का नाम देते हैं। और इस रिलेशन में ये जो डेल्टा टी होता है ये हमारे पास होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है। तो उस सूरत में आप लोग वहाँ पे इस सॉल्वेंट को स्टडी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट। बेशक हम लोग IR की बात कर लें या हम लोग UV की, या हम लोग एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर लें, तो इन तमाम चीज़ों से आप लोग इसका स्टडी कर सकते हैं। आम तौर पे जब एक मॉल्टन साल्ट होता है तो उसकी वैल्यूज़ अलग होती है। जिस तरह जिंक क्लोराइड है तो इसकी वहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन पीक्स होंगी, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होंगी, वो अलग से होती है। लेकिन जैसे जब इसके अंदर पोटाशियम क्लोराइड को हल किया जाता है तो इसकी जो अपनी ओरिजिनल वहाँ पे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज थी वो ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे दो नई फ्रीक्वेंसीज आती हैं और एक आती है इसकी वजह से, ठीक है, ये वाला जो साल्ट बनता है। दूसरा हमारे पास ये वाला है जो नीचे इसकी वजह से आती है। तो इसका मतलब है कि जब इसके अंदर किसी भी साल्ट को हल किया जाता है तो वहाँ पे कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। मतलब ये वाला कम्प्लेक्स बना था, इसकी अपनी अलहदा पीक्स आएगी, ये वाला कम्प्लेक्स बनता है इसकी वहाँ पे अलहदा पीक्स आएगी। लेकिन अगर अकेला जिंक क्लोराइड होता है तो वहाँ पे उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थी या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी थी वो अलहदा से होती है वहाँ पे। और तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़। आमतौर पे जो मोल्टन क्लोराइड्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻⁻4 तक होती है। लेकिन जो हमारे पास मेटल हैलाइड्स होते हैं उनकी आमतौर पे हमारे पास 1 इस रेंज में इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है। तो इसका मतलब है कि इनकी कंडक्टिविटी जब इसके अंदर आप लोग कोई और साल्ट हल करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। जिस तरह हमारे पास कैडमियम क्लोराइड है, उसके अंदर जब पोटाशियम क्लोराइड को हम हल करते हैं तो वहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। और सिर्फ किस वजह से होती है कि वहाँ पे वो इस तरह से कि कम्प्लेक्स बनाता है, कम्प्लेक्स एनाइन बनाता है, जिस वजह से उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। चौथे नंबर पे हमारे पास होता है फेज़ डायग्राम। फेज़ डायग्राम कोई भी ऐसी डायग्राम होती है जो वहाँ पे उसकी जो फेज़ चेंजेस होती है उसको शो करती है कि वो किस स्टेज पे जाके अंडर हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर या किस टेम्परेचर रेंज पे जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है या किस में जाके वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इस तरह की जो डायग्राम होती है वो हमारे पास फेज़ डायग्राम होती है। अगर आप लोग इसकी फेज़ डायग्राम देखते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है कि वहाँ पे जब इन दो साल्ट को मिक्स किया है तो वहाँ पे किसी किस्म की कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होती। वो सिंपली क्या करते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूस सॉलिड सॉल्यूशन में चाहिए होते हैं या फिर वहाँ पे यूटेक्टिक फॉर्मेशन होती है। अगर आप लोग पोटाशियम फ्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड जो पहली फेज़ डायग्राम वहाँ पे उसने बुक में दी हुई है वहाँ पे देखें तो वहाँ पे उसने लिखा हुआ कि वो वाला कौन सी चीज़ बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूटेक्टिक फॉर्मेशन उसकी हो रही है। लेकिन अगर दूसरी फेज़ डायग्राम है वहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड और रुबिडियम क्लोराइड है तो वहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूस सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्मेशन है।
बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब 2 सॉल्ट को आप मिक्स करते हैं मॉडर्न सॉल्ट को, तो वहाँ पे कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, जो तीसरी फेज़ डायग्राम है उसमें उसने ये चीज़ बताई हुई है। अब जिस तरह से ये पहली डायग्राम है जो उसने बुक में दी हुई है, ये पोटाशियम क्लोराइड की और पोटाशियम फ्लोराइड की है। इधर वाला जो साल्ट है उसका मेल्टिंग पॉइंट 857 डिग्री सेंटीग्रेड है, इधर वाला जो है उसके है 771 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। दोनों को जब मिक्स करते हैं तो इस टेम्परेचर पे जाके उनका होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। इस तरह की जो चीज़ होती है उन्हें हम लोग नाम दे देते हैं यूटेक्टिक फॉर्मेशन, कि उनका दो या दो से ज़्यादा साल्ट को या चीज़ों को जब मिक्स करते हैं तो उनका होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, और उस मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, उसे हम नाम दे देते हैं यूटेक्टिक फॉर्मेशन। जो दूसरी डायग्राम है इसमें हम देखें यहाँ पे इनका कंटिन्यूस चेंज हो रहा है आपस में, किसी किस्म का इस तरह से मिक्सचर नहीं बन रहा जिस तरह से यहाँ पे मिक्सचर बन रहा था। अगर इस बेस लाइन से नीचे जो वैल्यू आती है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पे जब इनके मिक्सचर से नीचे ये वैल्यू नहीं आती तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूटेक्टिक फॉर्मेशन हो रही है। और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जब मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक कंटिन्यूस चेंज आती है, वहाँ पे इस तरह का बिहेवियर कोई नहीं होता। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है जब दो साल्ट का मिक्स करते हैं तो वहाँ पे उनका नया कंपाउंड बनता है, जिस तरह सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की उसने एग्जांपल दी हुई है, तो वहाँ पे हमारे पास ये दो नए कंपाउंड बनते हैं। ये बेस लाइन है, अगर तो बेस लाइन से लाइन नीचे आती है तो इसका मतलब है वहाँ पे नया कोई ना कोई कंपाउंड बना हुआ है, किसी किस्म की कंटिन्यूस चेन नहीं है या कोई और फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ वहाँ पे क्या होता है नया कंपाउंड बनता है। इस तरह उसने एग्जांपल दी है सोडियम क्लोराइड की और साथ मैग्नीशियम क्लोराइड की, जो कि इनको जब मिक्स करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ये दो नए कंपाउंड वो वाले बनते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ मेटल्स इन मॉल्टन सॉल्ट। बहुत सारी जो अल्कली मेटल्स होती हैं, इसके अलावा जो बाकी दूसरी मेटल्स होती हैं वो इसके अंदर मिसिबल होती हैं, हल पजीर होती हैं। तकरीबन आम टेम्परेचर पे इसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर ऊपर जब वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और इसी वजह से वो इसके मेल्टिंग पॉइंट में डिप्रेशन का बायस बनते हैं। और आमतौर पर इनकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ करते हैं सॉलिबिलिटी भी वहाँ पर उनकी डिक्रीज़ होती है। जब इनको इसके अंदर हल किया जाता है तो वहाँ पर डीपली कलर सोल्यूशन वो देते होते हैं, और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है जब मेटल्स को आप लोग मॉडर्न सॉल्ट के अंदर हल करते हैं। और जब आप लोग इनकी नेचर की बात करते हैं, पहले पहले ये कहा जाता था कि ये वाले हम वहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन बाद में इस नज़रिए को उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए बहुत सी और थ्योरीज पेश की, उनमें से एक ये था कि जब किसी भी मेटल को आप लोग मॉडर्न सॉल्ट के अंदर हल करते हैं तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिक्रीज़ होती है वहाँ पे। जिस तरह यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 थी, लेकिन यहाँ पे +1 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और फर्दर मोर जब हम लोग बात करते हैं कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस की, तो मॉल्टन साल्ट के अंदर कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन आप लोग एक्वा सॉल्वेंट की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करवा सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग वाटर की बात करते हैं तो वाटर की निस्बत बहुत अच्छे कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन इसके अंदर कैरी आउट करवा सकते हैं। पहले नंबर पे तो उसकी रीज़न ये है कि वाटर वहाँ पे खुद एक लिगेंड के तौर पे एक्ट करता है, बजाय इस चीज़ के कि दूसरे लिगेंड को वो उसके साथ कम्प्लेक्स बनाने दे, वो खुद बहुत सारी मेटल के साथ कम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का सीन कोई नहीं होता। दूसरे नंबर पे वहाँ पे उसके अंदर एनायन की कंसनट्रेशन हमारे पास कम होती है, लेकिन इधर हमारे पास एनायन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। जितनी किसी चीज़ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उतना उसका रिएक्शन भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। जिस तरह क्लोराइड आयन है, अगर आप लोग कंसनट्रेट HCl की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 12 मोलर होता है, लेकिन अगर आप लिथियम क्लोराइड की बात करते हैं, मॉल्टन लिथियम क्लोराइड मॉल्टन साल्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्लोराइड आयन कितना होता है 35 मोल पर DM³ होता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन आप लोग वाटर की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि अगर आपने इनके कम्प्लेक्स बनाने तो आप लोग क्लोराइड के कोई भी मॉडर्न सॉल्ट लेके तो उसके साथ उसके कम्प्लेक्स बना सकते हैं। तीसरे नंबर पे उन्होंने इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि मॉडर्न सॉल्ट बहुत ज़्यादा इनर्ट होते हैं। अगर आप क्लोरीन को या फ्लोरीन को आप लोग वाटर के अंदर रिएक्शन करवाते हैं उसका, तो वो खुद बजाते खुद वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं और वहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, बजाय इस चीज़ के कि वो खुद किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकें। लेकिन अगर इन्हीं को आप लोग मॉडर्न साल्ट के अंदर कैरी आउट करवाते हैं तो वहाँ पे आप लोग इनके रिएक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न साल्ट के साथ रिएक्शन नहीं करते। दूसरे नंबर पे जब हम लोग मॉल्टन सोडियम प्रिपेयर करते हैं तो सोडियम बजाते खुद वाटर के साथ रिएक्शन करती है, तो इस तरह के रिएक्शन आप लोग एक्वा सॉल्वेंट में नहीं करवा सकते, तो वहाँ पे हमें मॉल्टन साल्ट का यूज़ करना पड़ता होता है। तीसरे नंबर पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें हमारे पास मैग्नीशियम, एलुमिनियम जैसे तरह के और मेटल्स की जब आप लोग उनकी तैयारी करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जब सिलिका इम्प्योरिटीज़ वगैरह को रिमूव करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है,
और आमतौर पे ये वाले रिएक्शन हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में करवाते होते हैं। इस तरह से नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है, ये हमारे पास सिलिकेट है, जिसका जब आप लोग स्लेग बनाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास बहुत ज़्यादा 800-900 इसकी रेंज में होता है। तो इस तरह के रिएक्शन आप लोग एक्वस सॉल्वेंट में नहीं करवा सकते, लेकिन मॉल्टन साल्ट में हम लोग इस तरह के रिएक्शन करवा सकते हैं। और मॉल्टन साल्ट जो होते हैं वो इस तरह के कंपाउंड्स के लिए वहाँ पे इनर्ट होते हैं।